Assalamu alaikum, dear students. I hope and pray that you're all good and your preparation for the upcoming exam is going fantastic. My dear students, if your preparation is going great, we are supplementing it today with the model test paper of English. Yes, you heard it right. Model test paper discussion on English. So before we begin, शुरू करने से पहले टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई डू वी हैव टू डिस्कस मॉडल टेस्ट पेपर. आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने प्रिपेयर किया, मैराथन भी दिया, हर एक चीज़ पढ़ा, बट पेपर डिस्कशन की क्या ज़रूरत है. So today I would like to tell you 3 reasons why do we need to discuss model test paper. Number 1, to avoid fear and anxiety. Yes, I am sure that many of you are nervous today. Many of you are anxious. बहुत सारे एफ्रेड होंगे कि हमारा एग्ज़ाम है, स्ट्रेस लेवल बहुत ऊंचा चला गया होगा. तो बट बेस्ट वे टू अवॉइड द फेयर इज़ टू फेस द फेयर. तो फेयर क्या है कि एग्ज़ाम में बैठना है, 3 घंटे बैठना है और हमें एक अननोन क्वेश्चन पेपर सामने आएगा एंड वी हैव टू डू इट. सो व्हाई नॉट टू फेस इट बिफोर हैंड, बिफोर वी फेस द फाइनल वन. व्हाई नॉट टू फेस इट, आज ही क्यों ना हम फेस करें, अभी फेस करेंगे. सो आई चैलेंज यू कि आफ्टर दिस सेशन यू मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो बिफोर द एग्जामिनेशन अपने आप को 3 घंटे दे दो, अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लो एंड स्टार्ट डूइंग द पेपर. ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो. आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम JKBOSE वेबसाइट. वहाँ से डाउनलोड करो एंड गिव योर सेल्फ चैलेंज कि मुझे ये करना है. सो दैट वे यू कैन फेस द फेयर एंड यू कैन फेस द एंजाइटी बिफोर हैंड. क्योंकि रिसर्च सेज एंड एक्सपीरियंस सेज कि जो आप चीज़ दूसरी मर्तबा करते हैं, अगर आप कोई स्पीच पहले देते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं ये दोबारा करूं, फिर से करूं, तो आई कैन डू इट बेटर. सो व्हाई नॉट टू डू इट बिफोर हैंड सो दैट यू कैन डू इट बेटर. सो आज हम इसीलिए पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, डू द थिंग्स यू फेयर. वो चीज़ें करो जिनको करने में डर लगता हो. एंड द डेथ ऑफ फेयर इज सर्टन. और जो आपका फेयर है उसकी डेथ सर्टन है. It will certainly die. So that's why we are here. We are facing the fear beforehand. So this is the first reason we are here today. So let's be motivated कि हमें आज ये पूरा सेशन देखना है, अच्छे से देखना है, माइन्यूटली देखना है, ताकि हम वो जो फेयर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा उसको हम अभी फेस करें और आगे जाके वो फेयर जो हो वो कम हो जाए. ठीक है, तो वही चीज़ें करो जिनको करने में डर लगता हो और आपके फेयर जो आपका जो फेयर है, एंजाइटी है, वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. एंड नंबर 2 रीज़न टू अवॉइड कंफ्यूजन. यस, अभी भी कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं आप लोगों को, इसीलिए आप टीचर्स को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं. तो कन्फ्यूजन इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग. डू यू अंडरस्टैंड? कन्फ्यूजन इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग. तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो दैट इज़ वेरी हार्ड, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस. क्यों? क्योंकि यू कैनॉट टॉक टू एनीबडी अराउंड यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. एंड द इनविजिलेटर, जो आपके साथ इनविजिलेटर्स एग्जामिनर्स होते हैं, वो आपसे बात नहीं करेंगे. अगर बात करेंगे भी उनको वो पता ही नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली जो आपके इनविजिलेटर्स होते हैं वो नॉन सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. और मे बी इट माइट बी सम अदर टीचर. सो यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन्स. तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने से पहले आप पहले ही कंफ्यूजन फेस करें. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू सी द पेपर बिफोर हैंड, सो दैट जो आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन्स आने वाले हैं वो आप अभी फेस करें और अभी आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ. तो जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे. और उसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स और यू कैन मैसेज मी और यू कैन ईमेल मी. आई एम गोइंग टू गिव माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड email ID later. Okay. Number 3 is to manage
टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले पहले अच्छे से पेपर लिखते हैं, बहुत टाइम देते आ रहे क्वेश्चन को, बट एट द एंड व्हाट हैपेंस, यू आर इन हेस्ट, यू आर रनिंग फास्ट, लास्ट के 2 3 5 मिनट में भी आप बहुत ज्यादा रश करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे हैं। तो व्हाट टू डू, अगर आप पहले ही पेपर को देखेंगे एंड यू डिवाइड द टाइम, इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं 5 मिनट दूंगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं 30 मिनट्स दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको विच डिजर्व मोर टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? सो इफ यू सी द पेपर फर्स्ट, आप पहले ही पेपर देखते हैं, तो पॉसिबिलिटी वुड बी कि आप पहले ही चीजों को देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूंगा, उस क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूंगा, तो यू कैन बी रिलैक्स्ड व्हाइल यू आर राइटिंग द एग्जाम, क्योंकि यू नो कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। तो वो अगर आप पहले ही पेपर देखेंगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अच्छा इसमें 15 मार्क्स है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसको मैं कितने मार्क्स दूं, कितना टाइम दूंगा, तो यू कैन राइट डाउन द टाइम। Okay, so at the end, at least you should have extra 5 or 10 minutes so that you revise at the end के कहीं पे, क्योंकि when you are writing you make a lot of mistakes. It happens because you are writing it for the first time. Mark Twain says that the first draft of every write-up is trash. First draft, तो आपका पहला ही ड्राफ्ट है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये परफेक्ट होगा। तो लास्ट में आपको 10 15 या 5 मिनट होने चाहिए, सो दैट यू कैन रिवाइज, यू कैन चेक, यू कैन सी इफ देयर आर मिस्टेक्स, और मे बी यू हैव ड्रॉप्ड अ क्वेश्चन। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हम पेपर को पहले ही डिस्कस करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू मैनेज टाइम बिफोर हैंड। सो दिस टीच अस टू बी प्रोएक्टिव। अंडरस्टैंड? प्रोएक्टिव। 2 किस्म के माइंड्स होते हैं, तो मैं ये चीजें आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट ऑल्सो नेसेसरी। आपने तो पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, बट ऐसा है कि आप अपने आप को बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा एटीट्यूड होता है रिएक्टिव एटीट्यूड। तो देख लेंगे, लेट्स सी देयर, अभी एग्जाम नहीं है तो अभी हमने प्रिपेयर किया, अपना बेस्ट दे दिया, तो वहीं पे देखते हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड एटीट्यूड, दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव एटीट्यूड। तो वहां पे जाके अब अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कहेंगे आई विश आई हैड वॉच दैट लेक्चर फुली, वो पेपर डिस्कशन किया होता, चाहे वो शायद वो पोइम भी पढ़नी थी हमें। तो ऐसा ना हो कि आप वहां पे वो फिर पछताए। डू यू अंडरस्टैंड? या आपके पास टाइम नहीं बचे तो आई विश कि मैंने पहले ही पेपर देखा होता, पहले ही पैटर्न देखा होता, मॉडल पेपर देखा होता, तो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन की क्लैरिटी मिलती। सो दिस कॉल्ड प्रोएक्टिव। सो बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। So proactive means you have to prepare it beforehand, you have to face it beforehand. तो इंशाल्लाह लास्ट में मैं इंशाल्लाह 3 टिप्स आपको दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब हो वहां पे 3 चीजों का ख्याल, किन 3 चीजों का ख्याल रखना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इंशाल्लाह, आई एम गोइंग टू गिव इट लेटर। ओके, so now let's see this model paper. Again, I'm telling you, this is downloaded from JKBOSE website. You can check it there and download there and you can see it. अगर आपको ये clearly visible नहीं हो रहा है क्योंकि ये white पे black लिखा है और बहुत tiny लिखा है, तो maybe there will be possibility that you are not able to read it. So best is you download the paper and you check it and you see it. Subject general English and it has got 80 marks. That means it is as important as any other subject. क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को बहुत, या लैंग्वेज सब्जेक्ट को बहुत कम अटेंशन देते, बहुत कम टाइम देते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट हैज गॉट इक्वल वेटेज ऑफ मार्क्स। इसके भी 80 मार्क्स है, आपके पूरे साइंस के 80 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के 80 मार्क्स है, और इसके भी 80 मार्क्स है। दैट मीन्स इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और लैंग्वेज के बारे में आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर आपकी लैंग्वेज, क्योंकि ये मीडियम है, इफ इट इज स्ट्रांग, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी स्ट्रांग बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। पेपर अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैनॉट डू इट एट दैट टाइम। तो लैंग्वेज
पेपर जो है या लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर सब्जेक्ट. Class 10 and you have got 3 hours. Okay, so 3 hours, you have to manage your time accordingly. So the first question, the first section, section A. So it has got around 3 sections, if I'm right. So first one is reading comprehension. That means your reading comprehension, understanding of the subject will be checked, and it has got 15 marks, quite huge marks. So let's see how to do it. तो पहला सेक्शन इसमें होता है रीडिंग पोइट्री. सो यू विल बी गिवन एक सम स्टैंजा फ्रॉम एनी पोएम. यहाँ पे व्हेन यू आर ओल्ड की जो व्हेन यू आर ओल्ड बाय W.B. येट्स की जो पोएम है उसका एक्सट्रैक्शन दिया गया है. दैट मीन्स आपको पोइट्री का जो टेक्स्ट है वो ज़रूरी पढ़ना है. क्वेश्चन आंसर्स विल नॉट हेल्प डियर स्टूडेंट्स. आप नोट्स पे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे वो थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, मगर आप लोगों को टेक्स्ट समझना है, लाइन बाय लाइन समझना है, और जो इसके जो पोइटिक डिवाइसेस वगैरह हैं जो आगे जाके आएंगे वो भी अच्छे से समझने हैं. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे फुल ऑफ स्लीप. सो पैसेज के बारे में मैं एक टिप, बार बार आपने वो टिप सुनी होगी, वो ये है कि रीड क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पैसेज. क्यों? आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होता है कि आपको पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चंस का सोल्यूशन लाना है. So that means you will be focused to those questions only. So let's see the questions quickly. Okay. Question number 1. This poem is written in the first person, second person, third person, first person, plural. ये basic सी चीज़ है कि first person होता है when I use I or we. Okay. When I use I or we. First person. Second person is the listener, reader. So when I use you, and yes, you, because you is the plural as well. Third person is he, she, it. And first person plural is I. ये plural है, ये sorry, plural is we and singular is I. Do you understand? तो ये basic सी चीज़ है. तो आगे जाके देखते हैं. In line 2, the word book refers to. That means आपको दिमाग में रखना है कि book का क्या मतलब है वहाँ पे. ठीक है? तो options हैं memories, portrait, an album, a diary. तो वो हम देखते हैं poem में बाद में. The poem is addressed to who? A young woman, an old woman, a young woman, the poet loud, the poet's wife. Okay, the theme of the... Okay. The theme of the poem is sympathy, empathy, jealousy, love. क्या theme है इसका? Okay, and the last one is, what does the poet mean by pilgrim's soul? Answer in 1 or 2 sentences. So these are the questions. Now we can go back to the passage. Let me put it down. It's a bit difficult to handle. Okay, here we go. So if we read, I'm not going to solve it because this is not going to come in examination. This is just the pattern. So solving it here would not make any point. So when you are old and gray and full of sleep, so you can see it is addressed to who? When you are old. So you got the answer. Some say it is for third person, but that is not correct. क्योंकि जो ये पोएम है ये पोइट ने लिखी थी किसके लिए? फॉर हिज बिलाउड मौत गॉन. अगर आपने ये पोएम पढ़ी होगी तो दिस पोएम इज रिटन फॉर हर एंड शी इज एड्रेस्ड डायरेक्टली. व्हेन द रीडर इज एड्रेस्ड डायरेक्टली, सो इट इज सेकंड पर्सन. डू यू अंडरस्टैंड? सो यू गॉट द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. सो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की या 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्वेश्चंस पहले ही पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हैं और देन यू ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो when you're old and gray and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once. आप किन के बारे में dream करें? जो soft look you had. So that means the memories. You had the memories. So we can see in the line 2, the word book refers to memories. Simple as that. And then the third question is, the poem is addressed to
आपको ये पता चलता है कि ये पोएम एड्रेस हुई है एक यंग वुमन की, जिससे पोएट मोहब्बत करता है. A young woman, the poet loved. And the theme of the poem is, it is love, it's not sympathy, it's not empathy, it is love. Because although there is a little bit of sympathy, there is a little bit of empathy, but the broader theme of this poem is, it is a love poem. It's a love song kind of. Okay, so let's move forward. Acha. What does the poet mean by pilgrim soul? But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि आप लोगों को इसके लिए पोइट्री लाइन बाय लाइन समझनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपने क्लास में डिस्कस किया होगा कि ये पिलग्रिम सोल क्या होता है, तो देन यू विल बी एबल टू आंसर इट. और अगर आप ने पढ़ी भी नहीं होगी तो यू स्टिल कैन आंसर इट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. सो इफ यू हैव रेड इट, तो वहाँ पे बुक में लिखा है कि इट मीन्स द प्योर सोल ऑफ the the woman, Maud gone. It is the pure soul of that. Or there can be multiple answers, or the changing phases, or the traveling soul of it, from prettiness to old age, from youth to old age, from energy, from lot of passion to the laziness. So this is what actually pilgrim soul means. ज़रूरी नहीं है कि यही पोएम आएगी, कोई और भी पोएम आ सकती है, कोई और भी स्टैंजा आ सकता है. तो अगर आपने ये पोएम्स पढ़ी हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर इट वेल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिलग्रिम सोल. ये इसको अच्छे से नज़र दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि पिलग्रिम सोल होता क्या है. आप लोग अगर लेक्चर्स भी देखेंगे तो यू कैन सी देम, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जो ग्रामर या राइटिंग स्किल्स या मे बी कुछ चैप्टर्स भी होंगे, वी माइट हैव ऑलरेडी डिस्कस देम. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so let's move forward to question number 2. Okay, so here we go. So this is the question number 2. Read the following poetic passage and answer the questions that follow. Okay, poetic passage. It is not poetic passage, it is just the passage. So now let's see the questions first. What you have to do, you have to see the questions and then you have to see the passage, ताकि आप लोगों के दिमाग में पहले ही रहे कि आप लोगों को क्या ढूंढना है. It will save a lot of time of yours. तो क्वेश्चन देखते हैं. Okay, infer one reason for the following based on information in paragraph 1. Paragraph already दिया गया है. Reducing traffic congestion is not easy because, वहाँ पे दिया होगा तो options है the kind of, sorry, you have to complete this. Because, तो वो already दिया होगा. The kind of pollution pointed out in the passage refers to water, noise, air, both B and C. Okay. The vehicles emit pollutants which affect dash badly. There are dash consequences of increasing vehicular congestion. Beneficial, adverse, implicit, explicit. The synonym of ponder is, तो इसके लिए आपको थोड़े से वर्ड्स वोकैबुलरी पता होनी चाहिए. तो ऑल्दो अगर पता भी नहीं होगी तो आप कॉन्टेक्स्ट से निकालेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है. द साइनोनिम मीन्स द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड. समटाइम्स इट कैन बी एंटोनिम. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्चुअली द एग्जामिनर और द पेपर सेटर वांट्स फ्रॉम you. So now let's see the passage. So I want you to look at the questions again. Okay, so here we go. Increasing traffic congestion every year is causing increasing air pollution, wasting time and productivity and diverse respiratory diseases. Moreover, the cost of solving or reducing productivity and diverse respiratory disease. Moreover, the cost of solving, moreover, the cost of solving or reducing traffic congestion is enormous. However, neglecting the traffic jam problem would increase the social problems among citizens. The number of vehicles has increased considerably in the city in the past 5 years. Due to this increase, the city roads witness frequent traffic congestions, but above all, the vehicles emitting pollutants are affecting the environment adversely. If you remember, there was this point, there was this question. We are going to see the question in a while. Okay, so now let's finish it.
The capital's vehicular pollution saw an addition of more than 5 lakh vehicles last year, registering an increase of over 4% according to the Delhi, so on and so forth. I'm not going to read it all, read it in detail. So if you see the answer of any question, you can underline it there. जैसे मैंने अभी एक देखा तो मैंने वहीं पे अंडरलाइन किया कि ये मुझे यहाँ पे लग सकता है, तो यहाँ पे एडवर्स आएगा. तो इसी तरीके से अगर आपको पहले समझना आए, सारे क्वेश्चन नहीं निकल सकते मे बी पहली बार, तो एक क्वेश्चन निकल सकता है, तो यू कैन रीड इट अगेन एंड सी दैट यू गेट आंसर टू एनी क्वेश्चन. तो थैंकफुली देयर आर जस्ट एमसीक्यूज, यू जस्ट हैव टू, आपको बस एक को टिक करना है, तो दैट्स इट. Do you understand that? So read the question first and then read the passage and see. अगर आपको आंसर मिलता है तो वहीं पे अंडरलाइन करिए और वहीं पे लिखिए. अगर नहीं मिलता है तो दोबारा पढ़िए या 3 बार भी आप पढ़ सकते हैं. बट इट विल बी इजियर कि अगर आप पहले ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये एडिशन है, इसी साल ये ऐड किया गया है, ये वाला एडवर्टीजमेंट. रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये बहुत ही ब्लर है और ये ऐसा ही था इसमें भी जो पेपर उन्होंने अपलोड किया था. तो आपको वहां पे एक एडवर्टीजमेंट आएगा. सो इट चेक्स योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन एंड कीननेस. आप क्या कीन है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. आपको एडवर्टीजमेंट दिया गया है, जैसे आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो न्यूज़पेपर पे, तो आप अपने फ्रेंड को या अपने सिबलिंग को या अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये चीज़ है, ये ऑफर है. तो आपको पेरेंट पूछते हैं कि क्या ऑफर है, तो यू आर एबल टू गिव द डिटेल्स. तो डरने की बात नहीं है. तो इट इज इजी पीजी, वेरी इजी, सुपर इजी इट इज. तो आपने एडवर्टीजमेंट देखा, या इसका भी आप यही कर सकते हो, आप क्वेश्चन पहले पढ़े. तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में है, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 250 ग्राम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है, मे बी अगर आप फोन पे देखें तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंप्रीहेंड एंड सी इट. तो द इंफॉर्मेशन विल बी ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे कहीं पे 10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम्स लिखा होगा, तो जो लिखा होगा तो वो आप आंसर दे सकते हैं. वेरी इजी दिस इज. तो ये जो 15 मार्क्स जो पहले हैं, दीज आर वेरी इजी, आप इजीली इनको गेट कर सकते हैं. तो 15 मार्क्स आउट ऑफ 80 इज क्वाइट गुड. आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू डू जस्ट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. बट इससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं. मगर यू हैव टू कीप इन माइंड दीज ट्रिक्स जो मैंने आपको लोगों को दी. पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर 2-3 बार, अगर हो सके 2-3 बार पैसेज को पढ़ो. पहली बार एक क्वेश्चन आप स्पॉट कर सकते हैं, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ये इसका आंसर है. तो दूसरी बार तो एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तीसरी बार कुछ और क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. तो दिस वे थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू. सो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का शायद कंप्लीट हो गया. तो सेकेंड वन इज ग्रामर. तो ग्रामर के यहाँ पे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स. तो फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. सो फॉर दिस, अब मैं यहां पे आपको कुछ टिप्स देता हूं. फॉर दिस यू हैव टू नो द टेंसेस. फॉर दिस यू गॉट टू नो द टेंसेस. एंड इफ यू हैव टू नो द टेंसेस, तो यू हैव टू स्पॉट कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है. इफ यू आर एबल टू स्पॉट इट, देन थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू कि कौन सा टेंस फॉलो हुआ है. क्योंकि अगर आपका जो आपकी पैसेज जो यहाँ पे हो या जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, इफ इट इज इन प्रेजेंट सिंपल तो प्रेजेंट सिंपल विल फॉलो और प्रेजेंट विल फॉलो. इफ इट इज पास्ट सो पास्ट इट विल फॉलो. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी इन टेंस. तो दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. चलो हम पढ़ते हैं. ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1982 डॉगलस एडम्स रोड. आप लोगों को टेंसेस आप कैसे देखेंगे? यू हैव टू सी द वर्ब्स. तो वर्ब्स टेल अस कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. तो ये कौन सा टेंस होगा? रोट, इट इज पास्ट एंड पास्ट सिंपल. तो दैट मीन्स आगे जाके वो फॉलो हो सकता है या कहीं पे चेंज हो सकती है, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट. चलो अब आगे देखते हैं. इन द लेटर, अगर आप लोगों को टेंसेस अभी भी क्लियर नहीं है तो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल में स्काई फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैंने भी एक दिया है, कुछ और भी वीडियोस हैं जो टेंसेस पे हैं. तो प्लीज चेक देम.
very lucid, very clear, in very clear manner we have discussed tenses, तो वहाँ पे वो clear हो सकते हैं, और ये जो questions है ये आप easily कर सकते हैं if you remember that. Okay, so on a Sunday, देखिए आप ये past, sorry, wrote past simple. Douglas Adams wrote a letter to Ken Welsh. In the letter, he, तो यहाँ पे thank option है, तो thank का past क्या है? Thanked. Very good. Past simple है यहाँ पे, तो past simple continue होगा. Thanked Welsh for the book he, तो past से पहले past. So you might have studied past perfect. अगर नहीं स्टडी किए हैं अभी भी, तो 1 घंटे का या उससे कम भी टाइम का लेक्चर है, तो वो आप ORCC में हमने अपलोड किया है ऑलरेडी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं एंड यू कैन गेट द क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. 1 घंटे में शायद पूरे टेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने पूरा डिस्कस किया है डिटेल में. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक टेंस को, तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है. यहाँ पे वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट. So past perfect is past before past. Like past before past, that means an action happened in the past, एक action past में हुई है, उससे पहले एक और action हुई है. So that action is called past perfect. तो past perfect का structure आपको पता है, तो it is subject plus had plus V3. तो उससे पहले क्या उसने किया था? The book he had sent. He had sent. He also wrote about how he came to write. क्योंकि to also always follows V1. This is called to infinitive. तो यहाँ पे write ही आएगा. Simple. आपके 3 marks हो गए. So all you need to do is to remember the tense and identify the tense. मैंने बस एक पहला tense को identify किया, उससे I was able to solve rest of the question. Very simple. And question 5. Rewrite the following passage in indirect form. That means it is narration. यहाँ पे थोड़ा सा confusion आपको हो सकता है, क्योंकि पहले कुछ 3 questions हुआ करते थे and there would be only one reporting verb and one reported speech. 1, 2, 3. यहाँ पे तीनों एक साथ, 2, 3 एक साथ. It's in paragraph. Do you understand me? So the best way to do it, इनको पहले आप wait for a while. You make it bigger a bit. Okay. So पहले आप क्या करेंगे? What you will do? आप इनको bifurcate करेंगे. This is one. ये आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपको पहले हुआ करता था. दिस जस्ट टू कंफ्यूज यू, दैट्स इट, अदरवाइज इट इज द सेम. और ये आप एक और ये एक और, दैट मीन्स यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन, बट ये एक साथ मिला के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है. बट डोंट वरी, वी विल face the confusion right now, because I've already talked to you about it, that this paper discussion is there to avoid the confusion that might occur during the examination. तो 3 है यहाँ पे. What if there were 2 moons, said Javed? तो पहले हम एक को सॉल्व करेंगे. Javed said. It is like same जो हमने नरेशन पे किया था, क्योंकि ऑलरेडी नरेशन पे भी ORCC का लेक्चर है. अगर आपने वो अभी भी नहीं देखा है, यू कैन चेक दैट इन यूट्यूब चैनल. जावेद सेड दैट, सॉरी सेड नहीं आएगा क्योंकि वी हैव टू सी. ओके, जावेद सेड, यहाँ पे जावेद सेड है, सो जावेद विल कम फर्स्ट. सेड की बजाय हमें पहले क्या करना है? वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द टोन ऑफ द सेंटेंस. मैंने वहां पे डिटेल में लेक्चर में बोला है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द सेंटेंस. सो टोन ऑफ द सेंटेंस इज क्वेश्चन. वी कैन सिंपली राइट जावेद आस्क्ड, और वी कैन यूज सम अदर टर्म.
Like, what is Javed doing? He's just wandering. So we can say Javed wandered. Okay. What if there were two moons? फुल स्टॉप, एक सॉल्व हो गया. बट हमें ये दूसरा जब सॉल्व करेंगे हमें अलग से नहीं लिखना, हमें साथ में लिखना है, बिकॉज इट्स हेयर इन अ पैराग्राफ एंड इट शुड बी हेयर इन अ पैराग्राफ. देन व्हाट हैपेंस? दैट्स नो वंडर, ऑफ कोर्स द अर्थ हैज ओनली वन, हिज फ्रेंड Adam replied. So now we can write his friend Adam. We can use the word replied here. Replied that there was no wonder in it, as the earth has only. यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे टेंस बिकॉज इट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ. यू माइट हैव रिमेंबर that when we have universal truth we don't change the tense. Has only one. Okay. Aman replied, sorry, what do you mean? Javed said. So what did Javed do? Javed asked what he meant. So we just followed the rules. जो rules है narration के, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, I urge you कि वो आप वीडियो फिर से देखें और narration को करें. ठीक है, तो narration same है but it has been given in the paragraph. So best thing is आप अलग अलग इनको पहले करेंगे तो अलग अलग से आप ये सारा इन पैराग्राफ लिख सकते हैं. So Javed wondered what if there were two moons. His friend Adam replied that there was no wonder in it. You can use as the earth has only one. Javed asked what he meant. So it can be other way as well. Okay, there are different ways. ये जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर होगा या जो मेरा आंसर है वो सेम होगा as yours or somebody else's. क्योंकि जो narration असल में होता है, direct is the direct words, the exact words of the speaker, and indirect is the interpretation, the way you interpret it as a narrator. जैसे आपने कोई बात सुनी, आप उसको अपने हिसाब से नरेट करते हैं, दैट्स इट. तो इसमें कुछ चेंज हो सकती है ऊपर नीचे. तो जावेद वंडर्ड की जगह आप लिख सकते हैं जावेद आस्क्ड व्हाट इफ देयर वर टू मून्स, और जावेद pondered, he thought about it, what if there were two moons. His friend Adam replied that there was no. So you can skip it, so you can change it the way you want it, but make sure that it should follow the rules. तो rules क्या है, उसके लिए आप narration का वीडियो फिर से देखें और फिर rules को जाने. वहाँ पे clearly हमने 2 lectures में narration को clear किया है, और बाकी videos है जो बाकी teachers ने भी, हमारे teachers ने upload की हैं, वो भी अगर आपने देखें तो those are enough because they are all equally good. Okay, now the last one, question number 6. Here on this page, last one, there are 4 errors. यानी इस पैसेज में जो आगे, इसको एडिटिंग हम कहते हैं, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग जो आपके सिलेबस में है. सो देयर आर 4 errors indicated by numbers in the brackets in, wait for a while, let me make it bigger a bit so that you are able to see it. Okay, so here we go. Okay, there are 4 errors indicated by numbers in the brackets. So number 1, number 2, sorry. So number 1, number 2 here, number 3, number 4. So 4 errors are there. That means there are 4 marks in it. In the following passage, correct the errors and rewrite the corrected passage. So that means you have to rewrite the correct passage. Okay, so you got to write it. तो पहला वाला सेंटेंस आपके यहाँ है, curiosity is the largest and most capable rover.
यानी क्यूरियोसिटी जो है ये रोवर का नाम है. It is the name of the rover ever sent to Mars, which has been sent to Mars on NASA. So you got to, that means जब यहाँ पे number 1 है तो that means there is one error up to this point. So on NASA आएगा या from NASA. Curiosity is the largest and most capable rover ever sent to Mars on NASA by NASA. So the first answer is by. So this is the first answer of this. Okay, it set out to. तो पहला मिस्टेक जो था वो प्रीपोजिशन का था. तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स यू शुड नो द प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन आर इजी, क्वाइट इजी, वेरी इजी. तो दे टेल द पोजिशन ऑफ अ नाउन. इट सेट आउट टू आंसर द क्वेश्चन. Which question? Did Mars ever have the right environmental conditions to support small life forms called microbes? You can see there is no mistake here. Grammatical mistake कोई नहीं है. It is good. But जो last में mistake है वो है यहाँ पे. It ended with the exclamatory mark. मगर ये यहाँ पे question है. Did Mars do this? Okay. So यहाँ पे question mark आएगा. तो दूसरी गलती जो है वो क्वेश्चन मार्क की गलती है, वो वहां पे लगाना था. तो यू कैन डू इट. ओके. अर्ली इन इट्स मिशन क्यूरियोसिटीज, दैट मीन्स इन 4 वर्ड्स में कहीं पे गलती है. तो गलती कहाँ पे है? तो क्यूरियोसिटी इज द नेम ऑफ दिस रोवर. तो क्यूरियोसिटी इज प्लूरल. तो अगर आपको एस लगाना है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना था. सो इट इज curiosities, apostrophe s, not curiosities plural. Scientific tools found chemical and mineral evidence of past habitable environments in Mars, on Mars. Do you understand? So there will be यहाँ पे mistakes होगी. आपको numbering यहाँ पे दी गई है, तो that means you have to ponder, you have to think कि यहाँ तक कौन सी गलती है. तो इट कैन बी समटाइम्स पंक्चुएशन मार्क्स की, कहीं पे कॉमा नहीं होगा, कहीं पे एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, कहीं पे गलत प्रीपोजिशन लगा होगा, कहीं पे इन लगाना होगा तो ऑन लगा होगा, कहीं पे ऑन लगाना होगा तो एट लगा होगा. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. या कहीं पे टेंसेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स वाई स्टडीइंग एंड मास्टरिंग टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को टेंस जरूरी पढ़ने हैं, क्योंकि टेंस इज द बेस. टेंसेस इज द बेस ऑफ द एंटायर ग्रामर, क्योंकि वो उसी का कनेक्शन होता है बाकी ग्रामर रूल्स के साथ. अगर आप नरेशन की बात करें या यहाँ पे एडिटिंग की बात करें, यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द टेंसेस, because what happens in the narration, it is the change in the tenses and rest of the things that we have already discussed. Now let's move forward. Now we have the writing skills. The first one is the dialogue. तो dialogue में आप लोगों को ये समझना है, पहले हमें कैसे क्वेश्चन आता था, वो अलग पैटर्न था. तो एक पूरा डायलॉग, कंप्लीट डायलॉग हुआ करता था. इट यूज्ड टू बी द कंप्लीट डायलॉग. और आप लोगों को मगर कुछ स्पेसेस होती थी, कुछ ब्लैंक्स होते थे. यू हैड टू फिल इट. दैट वाज द इजीएस्ट एंड एनीबडी कुड हैव डन इट. चाहे 5th क्लास का बच्चा भी हो वो कर सकता था. बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आई है. There is a little change. There is a little change in it. What is it? Seema appears in an interview for the job of a teacher. Following is the beginning of her interaction with the interviewer. Complete the dialogue in 100 to 120 words. तो यहाँ पे incomplete dialogue दिया गया है. बट द सिचुएशन, आप लोगों को क्या याद रखना है? रिमेंबर दिस वन. यू हैव टू रिमेंबर द सिचुएशन. हर एक डायलॉग की सिचुएशन होती है. देयर इज डायलॉग इन एवरी, सॉरी, देयर इज सिचुएशन इन एवरी डायलॉग. सो इफ वंस यू नो द सिचुएशन, इट विल बी easier for you to deal with the dialogue. So what is the situation? Seema appears in an interview. So it is an interview situation. So what happens in interview? What happens in interview? There is discussion. There is question answer. Somebody asks and somebody answers. So that's what you have to keep in mind. So it begins. Seema, good morning. Interviewer, good morning. Please have a seat. Seema, thank you, sir. Interviewer, you are Seema Sharma, MA B.Ed from Kupwara. Seema, yes sir. Interviewer, okay Seema, tell me why you applied for a teacher.
So she's going to answer, I applied for a teacher because I'm passionate about teaching. Okay, or this is my profession, that's why I want to be in teaching. Or uske baad the interview will ask more questions. What is your qualification? Although qualification is already discussed it. What are your qualities? Apart from teaching, what else can you do? How can you help our organization to grow? How can you handle the situation when there is chaos and confusion in the classroom? That's what actually the the candidate will be asked. तो ये situation आपको ध्यान में रखनी है. Once you got the situation, it will be easier for you. Situation में क्या होगा? Question answers होंगे. तो कौन से questions पूछे जा सकते हैं? क्या इसको पूछा जा सकता है कि जरा आप बताओ बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं? She won't be asked that. इसको पूछा जा सकता है कि जरा बताओ सब्जियों की रेट क्या है? फ्रूट की रेट क्या है? फ्रूट कैसे बेचा जाता है? No, not at all. She will be asked about the teaching experience she has had, the classroom situations she will be given or asked about, the qualification और जो भी चीज़ें related to education है वो पूछी जा सकती है. So this one is quite good. Okay, now comes the next one. ऑलरेडी इन चीज़ों पे हमने लेक्चर्स दिए हैं, यू कैन चेक देम. यहाँ पे खाली हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फॉर द पेपर और अबाउट द पेपर. नेक्स्ट वन इज यू आर द हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार. ओके, सो व्हाट एम आई? पहले मुझे वो देखना है कि मैं क्या हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि आप लिख रहे हैं एज व्हाट यू आर राइटिंग. क्या आप प्रिंसिपल है, क्या आप स्टूडेंट है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू हैव द टोन ऑफ द notice. The principal of your school handed you the following letter from Cancer Society of Kashmir and asked you to draft a notice to be put on the notice board. So that is the notice writing, so that students may contribute generously to the organization. Write down the notice in up to 50 words. Do not give any extra information. Put the words in a box. तो दिस इज द नोटिस राइटिंग. इसका भी लेक्चर ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे. तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स अबाउट नोटिस. नंबर 1, टारगेट ग्रुप. यानी ये नोटिस किसके लिए है? व्हाट इज दिस नोटिस अबाउट? इट इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स और इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स. किनको एड्रेस करना है वो चीज़ें आपको याद रखनी है. नंबर 2 इज इवेंट या अनाउंसमेंट. यानी इवेंट क्या है? व्हाट इज द इवेंट ऑल अबाउट? क्या इवेंट पब्लिक स्पीकिंग इवेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को बोलना है पार्टिसिपेशन के लिए आओ, या कुछ चैरिटेबल और चैरिटी कोई कॉज है जिसमें स्टूडेंट्स को पूछना है कि आप कंट्रीब्यूट करो, जनरसली कंट्रीब्यूट करो. सो यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. और ऑर्गेनाइजर्स, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो ये यूजुअली नहीं होता क्योंकि यूजुअली आप ही का स्कूल कर रहा होता है. तो दैट मीन्स यू डोंट नीड टू मेंशन दैट. तो मैं यहाँ पे ये स्किप ही करूँगा ये वाला पॉइंट. तो बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि डू नॉट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लेटर दी गई है एंड इस लेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है इस स्कूल को कि इनको कुछ कॉज है, तो वो आप इस लेटर में पढ़ सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द नोटिस. तो नोटिस के बारे में हमारा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, एक शॉर्ट लेक्चर है, तो वो आप देख सकते हैं. तो सो दैट यू नो द, अगर मैं यहाँ पे नोटिस राइटिंग पढ़ाने लगूँ तो ये पूरा एक लेक्चर खा जाएगा. तो दैट्स वाई माई जॉब इज हेयर टू गिव द सर्टन टिप्स. तो टारगेट ग्रुप, आपको ये बॉक्स जो आपने बनाना है, जो आपका जो फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है, बाकी आपको इंफॉर्मेशन डाल देनी है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बट रिमेंबर द फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट फॉलो द फॉर्मेट, यू कट अ सॉरी फिगर, यू मेक अ बैड इंप्रेशन. तो आपका जो एग्जामिनर जो चेक करता है आपका पेपर, वो देखता है कि इसका फॉर्मेट ही गलत है, नो मैटर व्हाट यू हैव रिटन.
फिर आपने बॉडी में क्या लिखा है, कितना अच्छा ग्रामर है, कितने अच्छे राइटिंग स्किल्स है, दैट डू नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स हियर इज द फॉर्मेट. Format is followed, then also your writing skills will work. Now let's move to the next one. Okay, so this is question number 9 here. Read the following notes from the notepad of Sri Ram Nath, principal of secondary school Ramnagar, about his observations on the students' attendance. यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि what things you have to take into consideration. This is the message writing you have to do, because later it will come. So let me finish it. Ask his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives. ये आपको ध्यान में रखना है. For the class representatives and the staff secretary. Using the information from the notepad, draft the message up into 50 words. Put the message in a box. सो मैसेज के लिए भी आपको पहली चीज का ध्यान रखना है, वो है आपको फॉर्मेट पता है. फॉर्मेट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस. डेट, टाइम, मैसेज रिटन ऑन द टॉप या बाकी जो है. तो याद रखना आपको इस वाले सिचुएशन में, यू हैव टू फर्स्टली रिमेंबर हु इज द एड्रेसी, यानी हु इज इट फॉर, ये किन के लिए है. तो जैसे आप मैसेज में छोटी छोटी मैसेज लिखूंगा, ये आपका मैसेज है, ये आपका डेट है, दिस इज टाइम. तो पहले आपको एड्रेसी को मेंशन करना है, किसके लिए है. सो इट इज फॉर हु, देयर, यू कैन मेंशन देयर क्लास, सॉरी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स. ये आप भूल जाते हैं, आप एड्रेसी को कहीं और लिखते हैं और जो राइटर है उसको कहीं और लिखते हैं. तो दूसरी चीज आपको, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, एड्रेसी ये किसको है, तो इसका पहले लिखना है आपको. एंड देन लास्ट वन इज राइटर. हु इज द राइटर, तो यहाँ पे आपकी मैसेज आएगी, दिस इज योर मैसेज, एंड हु इज द राइटर, हु इज राइटिंग द मैसेज, हु इज इट. Let's see it here. Read the following notes from the notepad of Sri Ram Nath, principal of secondary school Ramnagar, about his observation on the students. So this is actually coming from, this message is coming from Sri Ram Nath, principal of secondary school. So here we'll write Ram Nath, principal, जो स्कूल का नाम है. ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यू हैव टू राइट ऑन हिज बिहाफ. ही आस्क्स हिज असिस्टेंट to draft a message. That means it is the assistant who is writing the message, the writer, but actually in real sense it comes from who? It is not actually, the assistant cannot issue these orders. Where do these orders come from? ये orders कहाँ से आते हैं? ये these come from the principal. So you have to write, assistant is just the medium, he is just writing it, but it really comes from the principal. Do you understand that? So these two things you have to keep into consideration. बाकी मैसेज कैसे लिखते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स चढ़ाए हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग. Okay, this is letter writing. Again, you have to, in letter writing, you have to follow the format and alignment. So that we have already discussed कि alignment क्या है, format का, sender's address, then date, then receiver's address, then we have salutation, then we have the body, and at the end we write yours sincerely, and then we actually end it, we write our name and we put the signature there. So there will be two letters. Write a letter to your parents about your experience of traveling alone by bus from your to your uncle's home who lives in another. So this is informal. Remember, informal और formal का इनका format अलग है जो हम यहाँ पे discuss नहीं कर सकते हैं. For that you might have already prepared. This is just supplementing to your preparations जो आपने already preparation की है. तो this is just supplementing that. So I'm not going to again discuss into it because we have already had a big marathon before, I think yesterday only.
We had it yesterday only, so you can watch that again, or if you have already watched it, then that's great. We are just understanding how what will be the paper pattern. So don't expect कि इसमें इसी में हम सारा discuss करेंगे. तो दूसरा जो आता है, this is for what? This is formal. So here this is usually it is लेटर टू द एडिटर. तो ये आप ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, वो जो जब लेटर लिखते हैं एडिटर को, तो एडिटर को ये नहीं बोलते हैं कि इस लेटर का क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी है एडिटर को उसका क्या करना है. सो एक्चुअली यू हैव टू आस्क हिम टू publish it. You have to ask him to highlight these issues in their newspaper. Okay, now let's move forward. A few more writing tasks. These are the super easy. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं या स्ट्रेस देते हैं बच्चों को, बट लेट मी टेल यू दीज आर द सुपर इजी प्रॉम्प्ट्स और सुपर इजी क्वेश्चंस इन राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो राइटिंग स्किल्स को अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो. ज़्यादातर आपको फॉर्मेट याद रखना है, बाकी यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट. Okay, attempt one of the following. You may organize your ideas coherently. That means there must be connection of your ideas before you begin to write. यानी अगर आप अलग से रफ पे कुछ ideas लिखेंगे, then you start writing. तो ये वहीं से आपको hint दी गई है. तो I want you to consider it. So before you write, for example, you have to write the speech. तो speech में आप क्या बोलेंगे? जैसे आपको स्पीच देनी होगी हॉबीज़ पे, फॉर एग्जांपल हाउ इम्पोर्टेंट हॉबीज़ आर. तो यू कैन फर्स्टली इंट्रोडक्शन में क्या आप लिखेंगे? तो हॉबीज़ से क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज़. बेनिफिट्स में आप हैप्पीनेस लिख सकते हैं. ओके, इट किल्स बोर्डम. तो इसी तरीके से आप फिर और 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो स्पीच राइटिंग पे भी ऑलरेडी तुफैल सर का वीडियो अपलोड हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो है. सो यू कैन वॉच दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट. ओके, वेरी elucidative lecture that is very lucid and clear information is given there and good tips are given there. So please watch that lecture on speech writing. But यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको कि स्पीच राइटिंग में आप पहले थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो 3 पॉइंट्स कम से कम आपकी स्पीच में होने चाहिए. पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी ऑडियंस हुक हो जाए. सो यू हैव टू हुक द ऑडियंस. सो मे बी 2-3 सेंटेंसेस. जैसे आप YouTube वीडियोस देखते हैं, तो YouTube वीडियोस में पहले जो 2-3 सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड्स नहीं, लगभग 10-15 सेकेंड्स होते हैं, वो हुक होते हैं, जिससे जो व्यूवर्स हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं. तो उसमें आपको हुक क्रिएट करना है, जो पहले जो है इंट्रोडक्शन में. एंड देन यू हैव टू गिव 3 पॉइंट्स एट लीस्ट. ठीक है. तो हॉबीज़ इसलिए ज़रूरी है, हॉबीज़ इसलिए ज़रूरी है, हॉबीज़ इसलिए ज़रूरी है. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन आप देखेंगे. रिमेंबर तो टाइटल आप ये याद रखेंगे. तो टाइटल क्या आपकी स्पीच का? देखिए यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So it can, we can put this title or you can put some other, but this should be related to artificial intelligence. ये टॉपिक है, तो टाइटल कुछ और हो सकता है, बट दैट इज रिलेटेड टू इट. तो टाइटल यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन ग्रीट, जैसे गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल, और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर क्लास फेलो. दिस इज द क्लीशेड वे. उससे आप बिगिन कर सकते हैं स्पीच, या पहले हुक 10-15 सेकेंड का या 2-3 सेंटेंसेस का, एंड देन यू कैन गो विद इट, एंड देन यू कैन गो विद द रेस्ट ऑफ द स्पीच. आई गॉट टू फिनिश इट नाउ. सो नाउ लेटर सेम इज द केस विद द आर्टिकल एज वेल. आर्टिकल में भी आप पहले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं थॉट्स को. यहाँ पे देखिए आप द हिंट्स आर ऑलरेडी गिवन. तो हिंट्स आप ये यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी करें, कुछ आप कर सकते हैं. दिस विल मेक इट ईजियर. ये हिंट्स क्यों दी गई हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टफ लगता है, बहुत रिसर्च लगती है. तो उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए रिसर्च थोड़ी सी करी है, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं. राइट अ ब्रीफ आर्टिकल. तो आर्टिकल में आप याद रखेंगे, उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो आर्टिकल में आपको पहले टाइटल होता है, और उसके बाद बाय लाइन या आपका नाम, जैसे बाय आसिफ, ये किसका सॉरी ये किसने लिखा है आर्टिकल. सो दीज आर द क्लूज और क्यूज गिवन. तो ये आप यूज कर सकते हैं. तो these are very beneficial. Now the last point here, last part is I think for okay, short story.
शॉर्ट स्टोरी, इट इज़ न्यू टू दिस पेपर, ये इस पे पहली बार इसमें आया है शॉर्ट स्टोरीज. फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर इज ऑलरेडी ओपनिंग, that is beginning is there. Think of an appropriate plot. Plot means the story. That means what happens first, then what happens, then what happens, then what happens, sorry, then what happens, then what happens. Plot is actually series of events. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए. अच्छा, for the story and complete it in 200 to 250 words. So the blue ink dried on the yellow tabletop in his room looked like a pirate hat. Khalid wondered how it had happened. तो ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है. He had not been home for 2 weeks. He went to bathroom and put some water on a towel. Back in his room, he tried to wipe the stain. इसमें दाग लग चुका था. As he picked up the towel from the table, the stain turned red. This perplexed, means confused him, and he called his mother. She too was wonderstruck and did not have a clue what to do. And dot 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 dot. It has got 6 marks, and you have to write a big, considerably big story. तो ऐसा नहीं करेंगे आप 2-3 सेंटेंस लिखिए कि at the end this hat turned into a monster and it killed both of them. So this is not actually how the stories are. Anybody can do that way, but you have to keep in mind एक story की एक beginning होती है. It is like this. Its beginning, this is called rising action. ये एक conflict से start होता है. कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम इन द स्टोरी, टेंशन इन द स्टोरी. जैसे आप मूवीज देखते हैं, इट स्टार्ट समवेयर एंड देयर इज टेंशन, एंड दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग इट. व्हाट विल हैपन टू द मेन कैरेक्टर. तो कैरेक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, आई थिंक खालिद एंड हिज मदर. द कैरेक्टर, यू कैन ऐड मोर कैरेक्टर्स एज पर योर नीड. तो कैरेक्टर्स में आपको जो मेन कैरेक्टर होता है, यहाँ पे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं. एंड यू हैव एंटागनिस्ट who is against the main character, जिसको हम प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, who is against the main character. तो आपको वो एंटागनिस्ट भी क्रिएट करना है. that who is that antagonist. although you get some clue from this hat कि जो hat इसने ड्रॉ करी थी वो उस पर स्टेन लग गया, रेड हो गई. तो यू गेट द क्लू फ्रॉम दैट कि वो एक मॉन्स्टर बन सकता है और वो फिर इसको अटैक कर सकता है. इट इज अप टू योर इमेजिनेशन, बट रिमेंबर कि इट शुड बिगिन समवेयर, इट हैज ऑलरेडी बिगन, एंड इट शुड गो 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 अप हाई 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 एंड इट रीच द क्लाइमैक्स. जैसे मूवीज में क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स क्या होता है? हाईएस्ट पार्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, वेयर यू फील दैट द प्रोटोगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है वो फेल हो सकता है. तो उसके बाद रेजोल्यूशन होता है. सॉरी, रेजोल्यूशन. This is rising action, this is falling action. Time does not allow to get into details, okay? You can watch some lectures or you can study from wherever sources you have, so you can do it there. So this is short story writing, and this is the end of the writing skills. Now quickly, let me give you some tips, because these are just the questions you have to keep into consideration. You have to remember. So number 1 is you will have 3 questions you have to do from the following, and this comes from the prose part. So you have to do 3 only. So that means if you study well 3 chapters and you understand them well, you can do 3 questions, and rest of them are to be left. And then next one is answer 3 of the following questions. So this comes from poetry. So again, you have to do 3 poems well, quite well, understand them well, and most importantly, you have to understand the poetic devices, because just reading the questions
question answers, the textual questions will not help. Most of the questions, as you can see, most of the questions are poetic. They are metaphorical in sense, like what poetic device is used in as a late winter's moon. What does Kamla Das use it to express? So like the poem My Mother at 66, it is actually discussed there already. Okay. And the next one is, this comes from the short stories. So you only have to answer one question from the short story. That means if you read at least 2-3 stories, one will be there and you can do it quite well. And see the nature of questions. It is not mostly textual. You have to understand the text. आपको उसके लिए text समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And at last, you have 2 questions, and among them you have to do only one. Answer one question. So my dear students, this is the end of our model test paper for English subject. I hope that you have understood it well. We did it, as I already told you, to avoid the confusion in the examination hall. Now I would like to give you the 3 tips that will be beneficial when you sit in the examination. Number 1 is you got to stay calm and pray. Before the exam starts, you stay calm. Don't haste, don't be in rush. You got to face whatever is going to happen because you're already prepared. Number 2, do the most important thing that you can do the best. Do it first. Because what happens, you are in search of doing some questions which you are not able to do. So पहले आप वही question करें जो आप best कर सकते हैं. And then you can do the rest of it later. And the last one is very important, that is to be just. यानी अगर एक क्वेश्चन डिजर्व करता है 5 मिनट, उसको आप 10 मिनट नहीं देंगे. या अगर कोई क्वेश्चन करता है डिजर्व 20 मिनट्स, डोंट गिव इट less than that. So for that you have to manage the time and you got to be just. So this is it for today's video lecture on model test paper. I wish you great luck for your upcoming examination. I want you to take good care of yourselves. May Almighty be with you always.